वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ खास। चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी, या हम लोग इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा हम लोग एक स्लॉट बना के लेके आए हैं कि भाई आज एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है इस स्लॉट से आना चाहिए, इस टॉपिक से आना चाहिए। और ये टॉपिक जो है वो आज हमारा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दूसरा, आप लोगों ने 9th 10th 8th में इंग्लिश का पेपर दिया होगा जिसमें पैसेज आप लोग पढ़ते थे, पैसे से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन आते थे। बट अब आ चुके हैं आप लोग क्लास 11th में, तो रिस्क का जोन जो है वो थोड़ा हायर लेवल पे आ गया है। मतलब अब यहां पे आप जो भी चीजें पढ़ेंगे वो लाइफ टाइप आपको क्या है काम आने वाला है दोस्तों। तो यहां पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अनसीन पैसेज ही बोल सकते हैं हम लोग इसको, या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। आपके समझने के लिए मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं आपको। बट यहां पे एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग ये अनसीन पैसेज या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो यहां पे एक कहानी आ जाती है कि क्या ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें जो भी हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे क्या उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा? ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहां पे अगर मान लेते हैं टॉपिक कुछ दिया है तो टॉपिक से समहाउ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ टिप्स की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो सबसे पहले पूछते हैं कि टाइटल ऑफ द पैसेज या टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, टाइटल ऑफ द टॉपिक क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा पहले की 2 लाइन और आखिरी की 2 लाइन में ही कहीं ना कहीं टाइटल यहां पे छुपा होता है। मतलब इंट्रोडक्शन जहां से स्टार्ट होता है और कंक्लूजन जहां पहुंचता है उसी में टाइटल छुपा होता है। तो समहाउ रिलेटेड वहां से एक वर्ड उठाइए जो आपको पूरे टॉपिक को रीड करने के बाद समझ में आ रहा है, उसी को यहां पे दोस्तों टाइटल बना लीजिए। तो चलिए हम लोग यहां समझने वाले हैं भाई अनसीन पैसेज को, पैराग्राफ को, पैसेज को, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, तो टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। यहाँ पे तो बोलता क्या है, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 6 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। पहले पूरा का पूरा आप यहाँ पे ये पैसेज पढ़ लीजिए, केस स्टडी पढ़ लीजिए, कंडीशन पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर देना भाई। बिना पढ़े आंसर यहाँ पे आप मत देना। ये ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, ये बोल रहा है ऐसा, तो ऐसा कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है एन इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा रिलेट करते हैं हम लोग इसको इकोनॉमी से। तो हमारे यहाँ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है भाई? मतलब ये होता है कि जिससे भी हमारा घर चल सके, जिससे भी हमारे पेट में खाना आ सके, उस सब को हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। मतलब इकोनॉमी का ये हुआ कि जिससे हमारी लाइवलीहुड चल रही है और दूसरा हम लोग उससे कुछ अर्न कर पा रहे हैं, जिंदगी चला पा रहे हैं, वो सब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है या इकोनॉमी का पार्ट है। बट सर यहाँ पे इकोनॉमी जो है कितने टाइप की होती है, ये भी तो क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बहुत आसान है। इकोनॉमी जो है दोस्तों यहाँ पे 3 टाइप की होती है। पहली हो गई यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जहां पे पैसे के लिए ही सोचा जाता है, पैसे के बारे में ही सोचा जाता है, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे इकोनॉमी का है, वो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। और इसका कॉन्सेप्ट देने का काम करा है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, वो है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने कहा कि टू अर्न मोर एंड मोर मनी, पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है, दूसरा आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे आप यहां पे पैसा कमा सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा हम लोग अगर इकोनॉमी के टाइप की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जहां पे लोगों के बारे में ज्यादा सोचा जाए, लोगों के लिए ज्यादा किया जाए, रोजगार दिया जाए, उनके लिए घर बनाया जाए, उनके लिए सारी सुविधाएं दी जाए, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसके जनक जो है वो थे यहाँ पे कार्ल मार्क्स। मार्क्सिज्म थ्योरी में कहीं ना कहीं सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचा गया कि भाई सोसाइटी ही सब कुछ रहेगी। तो ये जर्मनी के थे और उनने बहुत अच्छी फिलॉसफी दी कि भैया लोगों के बारे में ज्यादा अच्छे से सोचोगे तो लोग आपके बारे में बहुत अच्छा यहाँ पे सोचेंगे। कहीं ना कहीं रशियन रेवोल्यूशन में भी इनका बहुत बड़ा नाम आता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसीलिए याद रखिएगा यूएसएसआर, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड टाइप की जो इकोनॉमी होती है उसको कहा जाता है यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो कॉम्बिनेशन हो सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, जिसमें की काम किया जाए यहाँ पे पीपीपी मॉडल पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे यहाँ पे काम किया जाए। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी कंट्री जो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर पा रही है, तो वो है इंडिया। बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रोथ कर रही
रही है अभी। चलिए, तो हम लोगों ने एक इकोनॉमिक सिस्टम समझा यहाँ पे। इन इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, बट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, मतलब इसमें कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो कि सभी को फॉलो करना जरूरी होते हैं। बेस्ड ऑन विच, अब इसके बेस पे क्या होगा भाई? विच एन इकोनॉमी कैन रन। एक इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसपे इकोनॉमी रन कर सकती है। अब ये इकोनॉमी क्या है भाई? तो इसको बोल सकते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। पैसे को किस तरीके से, कब, कहां, कैसे लगाना है, ये बताता है हमें यहाँ पे इकोनॉमी। कैन रन एंड मेक डिसीजंस, और यहाँ पे कंट्री को चलाया भी जा सकता है और यहाँ पे डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं कि किस तरीके के हमें यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं। अबाउट विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे जिस तरीके की इकोनॉमी होगी उस तरीके से हम लोग या तो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या तो यहाँ पे सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। अब ये गुड्स क्या होते हैं सर? तो गुड्स का मतलब वो हर चीज जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा ताकि यहाँ पे कंज्यूमर की नीड को फुलफिल किया जा सके। जैसे क्लास 11th में है तो आप लोगों को अभी बहुत ज्यादा स्पाइसी फास्ट फूड खाने का मन होगा, तो यहाँ पे वो टारगेटेड ऑडियंस जो है आपके क्लास 11 को करेगा, तो यहाँ पे बना देगा बर्गर, यहाँ पे बना देगा सैंडविच, यहाँ बना देगा पास्ता, यहाँ बना देगा चीज पास्ता। तो अब ये सुन के आपके मुंह में पानी आ गया होगा भाई। तो इसी तरीके से कंज्यूमर के बारे में सोच के ही प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है। वो सारी चीजें जो आपकी नीड्स और डिजायर दोनों ही फुलफिल कर सकती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों गुड्स। तो प्रोड्यूसर ये सोच के ही बनाता है गुड्स सारे के सारे। एंड सर्विसेज की अगर बात करें तो वो सारे सेक्टर जो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, बट आप वो सर्विस लेने के बाद उस पर्टिकुलर चीज को आप छोड़ दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लेते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट के थ्रू मैंने ट्रैवल किया, फ्लाइट खरीदी नहीं मगर फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल किया, तो मैंने क्या करी? उसकी फैसिलिटी ली। तो यहां पे ये अपने आप में हो गया सर्विस सेक्टर। सुविधाएं लेना कहलाता है यहाँ पे सर्विस सेक्टर। तो हमारे दोनों ही चीजें बनाई जाती है, गुड्स भी बनाई जाते हैं और सर्विसेज भी बनाई जाती है। अब आगे बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। सबसे बड़ी कहानी यह है कि बनाना कैसे है। तो बनाने के लिए आपकी इनकम, आपकी जो सैलरी है, आपका जो प्रॉफिट है, ये आपको बताएगा कि बनाना कैसे है। मतलब कि अगर अच्छा खासा पैसा है तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, और अगर पैसा कम है तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि मैनुअल लेबर जो है सस्ते पड़ते हैं और जो हमारा मैकेनाइज सिस्टम मतलब मशीन सिस्टम होता है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो लेबर सस्ती होगी और जो हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगी वो जो होगी यहाँ पे थोड़ी सी महंगी होगी। तो वो इकोनॉमी जो डेवलप्ड है आज वो यहाँ पे यूज करती होगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बस इंडिया की अगर हम लोग बात करें जहां अच्छी खासी पॉपुलेशन है तो यहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो यहाँ बात करिए हम लोगों ने हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, एंड एक्सचेंज देम। अब बना तो लिया है मगर लोगों तक के पहुंचाना कैसे, कैसे पहुंचेगा वहां तक के, और पता कैसे चलेगा उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो वो फीडबैक में बताएंगे कि ये जो प्रोडक्ट था वो कैसा लगा उनको। तो एक्सचेंज का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह गुड्स और सर्विसेज को देना, उसके बदले में यहाँ पे कुछ अर्न करना। आगे बात करते हैं हाउ शुड द इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे जो उसके पास इनकम जनरेट हुई है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लोगों तक के कैसे पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली होते हैं 4: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड वाले को यहाँ पे मिलने वाला है रेंट, लेबर को मिलने वाली है वेजेस, कैपिटल वाले को मिलने वाला है इंटरेस्ट, और जो एंटरप्राइज है या एंटरप्रेन्योर है उसको मिलने वाला है यहाँ पे प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो भी इनकम आएगी उसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द फैक्टर रिसोर्सेज। एंड व्हाट शैल बी द राइट बैलेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी जो पैसा आया है उसको किस तरीके से बांटे, पब्लिक सेक्टर में कैसे बांटे और प्राइवेट सेक्टर में कैसे बांटे। तो वो लोग जैसा अर्न कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे सरकार इनसे लेने वाली है टैक्स, और यही टैक्स से आगे चल के आपको देने वाली है यहाँ पे सुविधाएं। तो टैक्स क्या होता है दोस्तों? तो टैक्स इज द कंपल्सरी फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे टैक्स। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होगा, जैसे मुझ पे लगाया गया तो मुझे ही देना पड़ेगा, तो इसको बोल दिया मैंने डायरेक्ट टैक्स। बट ऐसे टैक्सेस जो लगाए किसी और पे जाए, पे और कोई करे, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी बनाने वाले पे लगाया, उसने होलसेलर पे ट्रांसफर किया, होलसेलर ने किस पे करा? रिटेलर पे, और रिटेलर ने किस पे कर दिया भाई? कंज्यूमर पे। तो ये चेन चलती चली जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब वो टैक्स
टैक्स जो इजीली ट्रांसफरेबल हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, चलिए, तो अब ये जो पैसा आ रहा है उसको कैसे बांटना है, एंड दैट बिटवीन फ्री मार्केट मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन। अब ये फ्री मार्केट में आपको यहाँ पे बांटना है, तो ये कैसे बांटोगे भाई प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में, ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा बन जाता है। इसीलिए सरकार स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, सब जगह पे क्या करती है, टैक्स लेती है, ताकि पैसे बांटने में कोई भी परेशानी यहाँ पे ना हो। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म मैंने आपसे कहा था ऑलरेडी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे टू अर्न मोर एंड मोर मनी का कॉन्सेप्ट आए। मतलब एडम स्मिथ ने कहा जिस कंट्री के पास पैसा है वो अमीर बहुत जल्दी हो सकती है, बट जिसके पास पैसा नहीं है उसको बहुत ज्यादा दोस्तों स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। ऐसा ही एक सिस्टम है इकोनॉमी में जिसका कैपिटलिज्म नाम है। वो क्या कहता है, लाइक प्रोविजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। उसमें क्या प्रायोरिटी दी गई है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदने वाला कौन होगा, जिसके पास पैसा होगा, अदरवाइज तो कोई खरीद नहीं सकता ना, क्योंकि पैसा ही उतना नहीं होगा। फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड अलाइंग इकोनॉमिक एजेंट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर टू परस्यू प्रॉफिट मोटिव। अब यहाँ पे एकदम क्लियर कर रहा है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी आप बिल्कुल अपने तरीके से काम कर सकते हो। मतलब ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है। यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट जो है, पैसे का लेन देन करने वाले जो है, वो दो रूट पिलर्स है। पहले तो होगा दोस्तों कंज्यूमर जो चीजों को यूज करने वाले हैं, और दूसरे हो गए प्रोड्यूसर जो चीजों को बनाने वाले हैं यहाँ पे। बट इनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहेगा टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट मोटिव। बिना प्रॉफिट के ये काम नहीं करने वाले। एंड सेल्फ इंटरेस्ट, उनका जिसमें इंटरेस्ट होगा मगर उससे प्रॉफिट आ रहा हो ऐसा वो यहाँ पे काम करेंगे विथ नो और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बट बात यह है कि वो जब काम करे तो उसमें सरकार का इंटरवेंशन या हस्तक्षेप या इंटरफियरेंस बिल्कुल भी ना हो। होता भी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। तो हाँ, किसी प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस लेना है तो सरकार की परमिशन या सरकार बीच में इंटरवेंशन करेगी, अदरवाइज यहाँ पे सरकार का कोई दूर दूर तक के लेना देना नहीं होता। इन एन ओपन इकोनॉमी एंड फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, ओपन इकोनॉमी। अभी ओपन इकोनॉमी क्या होता है, तो हम लोग सारी कंट्रीज के साथ मिलकर ट्रेड कर सके, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ओपन इकोनॉमी। बट मान लेते हैं कि एक कॉन्टिनेंट की बात करें अफ्रीका, वो क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम लेके चल रहा है, दूसरे कंट्रियों के साथ वो मिलजुल के नहीं रह पा रहा, तो वहां की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। बट हमारी कंट्री की बात करें तो हम लोग कंटिन्यूअसली दोस्तों से मिल रहे हैं, दूसरी कंट्रियों से दोस्ती कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग। तो उससे फायदा क्या होगा, उनकी चीज और हमारी चीज एक्सचेंज हो रही है। इसके कारण हमारा जो करेंसी रिजर्व है, फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है, वो भी अच्छा खासा भरता चला जा रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे सारे फायदे हैं। कंट्रीज शुड प्रोड्यूस द गुड्स डोमेस्टिकली इन विच दे हैव कंपैरेटिव एडवांटेज। ऐसा भी हो सकता है जब हम लोग दूसरी कंट्रियों से दोस्ती करें तो दूसरी कंट्री में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उससे जब वो फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और हमें देंगे तो वो सस्ता बनेगा। ऐसे ही हमारे यहाँ जैसे कॉटन फाइन क्वालिटी का अवेलेबल है, जूट फाइन क्वालिटी का अवेलेबल है, सिल्क जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। और हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये सारे जो रिसोर्सेस है हमारे पास इजीली अवेलेबल है। इसका प्रोडक्ट बना के हम लोग बेचेंगे तो बहुत ही सस्ता बिकेगा और हमारा यहाँ पे बहुत ही फायदा है दोस्तों। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एडवांटेज तो है अगर रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। तो कंपैरेटिव एडवांटेजेस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, कंपैरेटिव एडवांटेजेस कहता क्या है, दैट इफ अ कंट्री कैन प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड, अगर मान लेते हैं कंट्री एक ही पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस कर रही है एट लीस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपैरेटिवली देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है भाई, क्यों, क्योंकि वो नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन पे आ सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें बना सकता है कम से कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट की यहाँ पे बात होगी। यहाँ पे चलिए आगे बात करते हैं। देन द कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग दैट गुड। ठीक है, तो उस गुड्स को बनाने में यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा और दूसरी कंट्री का इसमें नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा भाई, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है उसको महंगा पड़ेगा, बट वो कंट्री जहां पे रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल है तो वहां पे प्रोडक्ट भी जो है वो सस्ते बनेंगे। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि ये पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है, किस तरीके से काम करती है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और इकोनॉमी क्या होती है। अब हम लोग आइए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चंस हो गए हैं आजकल टीचर्स के, इसीलिए ये प्रिपरेशन करवाना बहुत ही जरूरी था दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन पे आता हूं। इन डैश द डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवेरेनिटी इज हाईएस्ट, मार्केट इकोनॉमी,
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या बोथ ए एंड सी, दोनों में से कौन सा, मतलब ए सी दोनों होना चाहिए या सिर्फ यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होना चाहिए? तो भाई यहाँ पे बोल रहा है सोवरेनिटी किसकी होनी चाहिए, कंज्यूमर की हाईएस्ट होनी चाहिए। तो मार्केट इकोनॉमी में और मिक्स इकोनॉमी में ही कंज्यूमर को फोकस यहाँ पे किया जा सकता है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे डी आंसर होना चाहिए, बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसमें से कौन सा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है? तो पहला बोलता है कंट्रोल ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट, कंज्यूमर सोवरेनिटी, डोमिनेंस ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय पब्लिक सेक्टर। तो हम लोगों को क्वेश्चन से ये समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं बात चल रही है यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की, या हम लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी की। तो इनका मेन काम क्या है, टू डू मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर। बट यहाँ पे कंज्यूमर बेस्ड प्रिंसिपल की कभी भी बात नहीं की जाएगी। और यहाँ पूछा क्या गया है दोस्तों, नॉट पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होना चाहिए कंज्यूमर सोवरेनिटी इज द करेक्ट आंसर। क्यों ये आंसर सही होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे लोगों के बारे में सोचा जाता है, कंज्यूमर्स के बारे में नहीं सोचा जाता और वेलफेयर के बारे में सोचा जाता। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, कंज्यूमर सोवरेनिटी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ कैपिटलिस्ट और मार्केट ड्रिवन इन नेचर, ऐसी कौन सी कंट्री है इसमें से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को नहीं लेके चल रही है? हांगकांग है, आयरलैंड है, रशिया है या कनाडा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को नहीं लेके चल रही है मगर सोशलिस्ट लेके चल रही है, तो वो तो क्या हो गई भैया, रशिया हो गई। क्या हो गई, रशिया, मतलब यूएसएसआर। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे, यूएसएसआर मतलब रशिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। डैश इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे जो ट्रस्ट है, एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है, एंड एक्सचेंज इज ऑफ अ मॉडरेट डिग्री, बहुत ही कम यहाँ पे एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, बट फिर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सी इकोनॉमी है जो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट नहीं है या एक दूसरे पे बहुत ज्यादा भरोसे करके नहीं चलते, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिंपल इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ अ मॉडरेट डिग्री। तो ये सिंपल इकोनॉमी इसका आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर बिल्कुल। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। बोलता रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, जो भी स्टेटमेंट दिया उसको ध्यान से पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अमंग दोस गिवन बिलो। अब ये सर ये क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो, क्वेश्चन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि पता चल रहा है यहाँ कुछ और बोला और हम लोग रट के गए। रटने से काम नहीं चलता दोस्तों, यहाँ पे एक्टिव माइंड चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टू द पॉइंट आंसर देना जरूरी है। क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, ऑप्शन कुछ और है, आंसर कुछ और लिख रहा है, इसीलिए एग्जाम में पूरा थ्रू आउट क्वेश्चन आप पढ़े उसके बाद ही अटेम्प्ट करना शुरू करें। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 दिए, मतलब कंडीशन देके रखिए। इन अ सिंपल इकोनॉमी इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज लो, सिंपल इकोनॉमी में जो होता है इनकम ऑफ द पीपल जो है वो क्या होती है, यहाँ पे लो होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस नहीं होती, बहुत ज्यादा ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचते, जब बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे तो रिस्क भी बहुत ही कम लेंगे। इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी वांट आर मल्टीपल एज वेल एज एनॉर्मस। अब कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में देखें लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को सोचने का काम करते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैसे हम लोग पैसा कमा सके। तो आप बोलता है इन दोनों स्टेटमेंट के जो ऑप्शन दिए गए वो कौन से सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों गलत तो नहीं लिखे हैं भाई, दोनों तो सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, भाई पहला जो है वो यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है। अब बोल रहा है दूसरा सही है, पहला गलत है, नहीं भाई दोनों ही सही है। यहाँ पे सिंपल इकोनॉमी में जो होता है उसको यहाँ पे लो इनकम पे काम चलाना पड़ता है, बट जैसे ही हम लोग स्टेटमेंट 2 पे आते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जो है उसकी जो वांट्स होती है वो मल्टीपल होती है और एनॉर्मस डिमांड होती है दोस्तों यहाँ पे,
इसीलिए आंसर जो है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ए एंड बी दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं पीपीपी मॉडल पे काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो हाईवे बनाए जा रहे हैं या हम लोग बोल सकते हैं बड़ी बड़ी जो आज कहीं की भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देखेंगे वो सारी की सारी वो पीपीपी मॉडल पे यहाँ पे काम कर रही है। तो कोई प्राइवेट कंपनी पैसा लगाती है, सरकार से टाई अप करती है, उतने साल की लीज साइन करती है, उतने साल वो रेवेन्यू जनरेट करती है। सरकार का डबल फायदा है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, दूसरा वो टैक्स भी देगा और लोगों को भी फैसिलिटी मिल गई इस तरीके से। तो बोलता है इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पे दोनों ही मिलकर काम करती है। अब पब्लिक सेक्टर का मतलब यहां पे यह हुआ टू डू मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, और प्राइवेट सेक्टर का मतलब यहां पे हुआ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, कोशिश करी जाए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे मिल सके। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है भाई, पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। तो ये बिल्कुल सही बात की गई है। तो आंसर दोस्तों यहां पे होगा ट्रू। चलिए तो यहां तक क्या समझ में आ गया भाई। अब यहां पे अगर मैं एक और क्वेश्चन ऐड ऑन कर दूं कि भैया ये जो हम लोगों ने पूरा पैसेज पढ़ा इसका टाइटल क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से टाइटल ये होना चाहिए इकोनॉमिक सिस्टम इज द करेक्ट टाइटल। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी आप लोग भी अपना सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से आज की हमारी जो सभा है, आज का हमारा जो पूरा सेशन है समाप्त होता है। जो हम लोगों ने केस स्टडी पढ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।